आपने बार बार कई बार जिक्र किया कुलदीप बिश्नोई का, तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी वक्त उसको छोड़े हुए भी हो गया, आपने उनको छोड़ दिया था। तो ऐसा क्या इंजेक्शन उन्होंने आपको लगाया कि दर्द आज तक बरकरार है? देखिए 15 तारीख का इलेक्शन था और 15 तारीख के इलेक्शन तक मैंने कमिटमेंट किया था कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं तन मन धन से उसका सहयोगी रहूंगा। उन लोगों से मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था, मेरा कमिटमेंट अपने आप से था। मैंने उस चुनाव में 15 तारीख तक एक टांग पे खड़ा रहा, पूरा जो तन मन धन से मैंने उस चुनाव में काम किया। और 15 तारीख को शाम को 5 बजे मैंने ये बोल दिया था कि मैडम आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े बाप की पुत्रवधू हैं, मैं तो एक साधारण साधना सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी भावनाओं को आप कहाँ समझ पाएंगे। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता भी अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन जाइए आप आगे बढ़ें, आज के बाद मेरा आपका कोई कनेक्शन नहीं है। 14-15 साल उस भजनलाल परिवार से, कुलदीप बिश्नोई से निकल के आया हूँ, जो मात्र एक गिरोह की तरह हैं। जैसे कोई नशे के गिरोह में फंस जाता है या कोई बदमाशों के गिरोह में फंस जाता है, वो पूर्ण रूप से शोषण करने का एक प्लेटफॉर्म है। भजनलाल जी के बेटे के कारण उसके प्रति मैं बड़ा समर्पित था कि एक बहुत मुख्यमंत्री का बेटा एक मैच्योर पर्सन होगा, लेकिन उसकी मैच्योरिटी मुझे कभी नहीं दिखी। वो अंदर कमरे में कुछ बैठ के कहता था, 3 मिनट में बदल जाता था। देखिए उनके कार्यकाल का सारे शहर को पता है, उनके कार्यकाल को उन्होंने किस तरह से पूरा किया वो भी सारे शहर को पता है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं एक पॉजिटिव ट्रैक का व्यक्ति हूँ, मैं खुद कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, संजोया है। मैं आज उनकी कमियां निकाल करके शायद अपनी ऊर्जा को, आप ये कहना चाह रहे हैं कमियां बहुत है लेकिन आप निकालेंगे नहीं? वो तो सबको पता है जी, बच्चे बच्चे को पता है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर हैं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ, वो एक डेड ऑनेस्ट पर्सन है, चाहे नरेंद्र भाई मोदी हैं। तो मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे अब कुछ करना है, राजनीतिक क्षेत्र में आके कुछ करना है। जब से माननीय मनोहर लाल जी खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ईमानदार निष्पक्ष मुख्यमंत्री बने, तो पंजाबी कम्युनिटी को लगा कि अब हमारा कोई राखा आ गया है। क्या आप चुनाव की दौड़ में है? देखिए मेरी प्रबल इच्छा है, लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं ईमानदारी पूर्ण संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। पार्टी को कभी भी ये उपयोगी लगेगा कि लवकेश टुटेजा कैपेबल है, बेदाग है, निष्पक्ष है, बेबाक है, जनता के लिए संघर्ष करता है, तो मैं पार्टी के उस निर्णय को स्वीकार करूंगा। नमस्कार, एक पल पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हम आपका तारुफ करवा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो 2 दशक से ज़्यादा समय से राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर लवकेश टुटेजा का नाता जनता से बहुत पुराना है। कई बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया, भाजपा से भी जुड़े रहे, लेकिन बीच में एक वक्त आया जब वो भाजपा को अलविदा कर कुलदीप बिश्नोई के साथ में जाके जुड़ गए और अब उनकी घर वापसी हो रही है, भाजपा में दोबारा आ रहे हैं। 2 दिन बाद सुभाष बराला जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में वो भाजपा में शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में आप जा रहे हैं परसों, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप भाजपा से आपका पुराना नाता रहा है। देखिए मैं 2000 से राजनीतिक क्षेत्र में आया था, सन 2000 में, और मैं लगभग 4-5 वर्ष उसमें भारतीय जनता पार्टी में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बड़ा सम्मान दिया, नो डाउट। मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया, मुझे हाँसी का संयोजक बनाया, स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, प्रदेश कार्यकारिणी में लिया। लेकिन कुछ ऐसे लोकल मुद्दे थे जिन्हें मैं उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और बहुत बेबाकी से मैं ये बात कहता हूँ कि मैं एक स्ट्रगलफुल व्यक्ति हूँ। तो मैं बहुत काम करता था उस वक्त पार्टी के लिए, गांव-गांव में जाके, लावणी के दिनों में भी मैं लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम करता था। लेकिन उस वक्त कुछ लोग मुझे इस बात के लिए डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि ये बहुत तेज। आपने उन दिनों भाजपा का दामन थामा था, या आप ये कहें कि भाजपा से जुड़े थे जिस वक्त भाजपा में बहुत कम लोग थे? हाँ, बहुत कार्यकर्ता बहुत कम थे, और जब मलाई का खाने का समय आया तो आप भाजपा में रहे नहीं, कुछ लोग और नए लोग आ गए। देखिए मैं आपको ये बताऊं, मेरे 20 साल के स्ट्रगल में मुझे बहुत सारे ऐसे प्रलोभन मिले होंगे सत्ता के क्षेत्र में, लेकिन मैं कॉन्शियसली व्यक्ति हूँ। मेरे कॉन्शियस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, मैं कभी सत्ता के क्षेत्र में नहीं गया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद एक भूल मेरे से अवश्य हुई, जिसे मैं बड़ी दिल से स्वीकार करता हूँ। अच्छा। कि चौधरी भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई की मैंने उंगली पकड़ी, शायद इसलिए कि भाई ये युवाओं को उनके लक्ष्य तक पहुँचाएगा, क्योंकि मेरा एक
बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र में मुद्दा रहा है। मुझे ध्यान है भाजयूमो छोड़ने के बाद या भाजपा कहें तो भाजपा छोड़ने के बाद आप कुलदीप के साथ गए और उनके लिए आपने रैली में भी काफी योगदान, एक लंबा चौड़ा योगदान आपका रहा था। आपने ट्रैक्टर यात्रा भी शायद उन दिनों निकाली थी। तो ऐसी क्या वजह रही? आप जुड़े भी कुलदीप से, फिर आप खफा भी हो गए, उनसे दूर हो गए, तो आप में कमियां थी या उनमें कमियां थी? देखिए, पहली कमी तो मुझ में थी कि मैंने उस व्यक्ति पे विश्वास किया। ये सबसे बड़ी कमी मैं अपने जीवन के महसूस करता हूँ और उसे स्वीकार भी करता हूँ। दूसरा, क्योंकि मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल थी नहीं, कोई मेरा बाप दादा मिनिस्टर नहीं था, लेकिन एक मैं प्रयास कर रहा था राजनीतिक क्षेत्र में आकर के कुछ अच्छे काम करूं, और ना ही मुझे राजनीतिक क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक ज्ञान था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के साथ जब मैं आया तो मैंने एक हनुमान की तरह उसके लिए काम किया, और वो इसलिए काम किया क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मेरी भी महत्वाकांक्षा थी कुछ कर गुजरने की, कुछ बनने की। लेकिन जब मैंने देखा कि पार्टी का मुखिया बिल्कुल इस तरह से, इस लेवल से झूठ बोलता है, जो एक मैं गांव का पंच भी ना बोले, और मैंने उसको बड़ा मौका दिया। पंच तो वैसे परमेश्वर होते हैं, वो उनसे झूठ की हम उम्मीद भी नहीं। तो एक, क्योंकि भजन लाल जी के बेटे के कारण उसके प्रति मैं बड़ा समर्पित था कि एक बहुत मुख्यमंत्री का बेटा एक मैच्योर पर्सन होगा, लेकिन उसकी मैच्योरिटी मुझे कभी नहीं दिखी। वो अंदर कमरे में कुछ बैठ के कहता था, 3 मिनट में बदल जाता था। तो मेरे अंदर से बहुत गिल्टी फील हुआ कि बॉस तो ऐसा होना चाहिए, बात ऐसे नहीं कि मुझे उससे कोई स्वाद। ये आभास कब हुआ आपको कि वो बड़ा झूठ बोलते हैं? देखिए, 2009 में उसने सही मायनों में ना 200-250 लोगों की उपस्थिति में मुझे ये कहा कि लवकेश जी आप जाइए, चुनाव की तैयारी कीजिए, कल सुबह मैं आपकी टिकट अनाउंस करूंगा। मैं कहता हूं कि वो मुझे उसको इस बात को कहने की जरूरत नहीं थी, ना ही मैं उससे कोई डिमांड कर रहा था। लेकिन उसके बाद उसने रातों रात जो है पूर्व में सीपीएस रहे व्यक्ति के साथ क्या सटगट की, क्या वो की, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी पूर्ण राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। तो शायद वो चीज़ जो वो अपेक्षा करते थे वो मैं पूरी नहीं कर पाया, और सीपीएस ने वो पूरी की तो वो टिकट जो है उन्होंने उधर दिया। तो ये मेरे लिए इसलिए दुखदाई था कि बॉस जो होता है, घर का जो मुखिया होता है, वो घर तभी मजबूत रहता है कि वो सच का साथी भी होना चाहिए। आप कहते हैं वो झूठे, आप आरोप लगा रहे हैं, जबकि हांसी की जनता ने उनकी पत्नी को हाथों हाथ लिया और बहुत अच्छे वोटों से जिता भी दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर इसकी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो उसकी जो पत्नी है, मैं उसको बहन बोला मैंने, और मेरे लिए बहुत ईमानदारी पूर्वक एक टर्निंग पॉइंट था 2014 के चुनाव में, जब हांसी के एक संगठन में कभी एक व्यक्ति टिकट का दावेदार नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, और वहाँ मैच्योरिटी लेवल ये भी होता है कि उनमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, और परिपक्वता ये भी है कि जिसको टिकट मिलता है उसके लिए हम कंधे से कंधा मिला करके काम करें। लेकिन 2014 के चुनाव में मैं बहुत गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि हांसी में हरियाणा जनहित कांग्रेस से जितने लोग भी टिकट मांगने वाले थे, चाहे वर्तमान में आज चेयरमैन हैं, चाहे अदर्स लोग हैं, उन सब लोगों ने मेरे घर पर आकर के मुझे सपोर्ट किया कि रेणुका बिश्नोई चुनाव नहीं लड़नी चाहिए, टुटेजा जी हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने रेणुका को जाकर के कहा, मैंने कहा ये चारों लोग बैठे हैं, और मैंने बहुत ईमानदारी पूर्वक कहा, आप सबसे पता कर सकते हैं, सबका अलग से इंटरव्यू ले सकते हैं। मैंने कहा बहन, चाहे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मैं आज आपको ये कहता हूँ, हांसी के लोकल व्यक्ति को आप विधायक बनाएं, हम 5 लोग बैठे हैं, आप किसी पे भी उंगली रखें, हम उसको चुनाव जिता करके लाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट उसी दिन शाम को हमारे को अलग अलग बुला करके तोड़ने की कोशिश की, और लेकिन हम बिल्कुल मैच्योरिटी पूर्ण ये रहे कि आप किसी को भी तिलक करो, मैं इस त्याग को करने को तैयार हूँ, लेकिन हांसी के स्थायी आपके कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो एक हरियाणवी कहावत है, दादे की बई और पोता लिखनिया, सुबह रेणुका जी अनाउंस हो गए। बहुत गिल्टी फील था, बहुत तकलीफ थी। आप तो पॉलिटिकल व्यक्ति रहे हैं, तो आपको ये आभास नहीं था कि ये परिवार यहाँ पे जद्दोजहद में है कि यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, और इन चीजें तो प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी? देखिए, अगर ये आभास होता ना, ये आभास होता और ये आभास ये स्पष्ट करते, तो शायद मैं आज इनकी बुराई ना करता, इनको धोखेबाज ना कहता, इनको स्वीकार कर लेता। लेकिन इन्होंने चीट किया। चलो पहले भाजपा की बात कर लेते हैं। आप 2 दिन बाद जो है सुभाष बराला आपके घर आ रहे हैं, आपको ज्वाइन करवाने के लिए आ रहे हैं। पिछले दिनों हांसी में एक सिलसिला चल पड़ा है भाजपा में जाने का। पूर्व मंत्री अत्तर सैनी भाजपा में गए, उनके पीछे पीछे पूर्व सीपीएस विनोद बयाना है वो भाजपा में चले गए। अब तीसरा नंबर जो बड़े लोगों में नंबर आ रहा है वो आपका आ रहा है, आप भाजपा में जा रहे हैं।
क्या जद्दोजहद है, चुनाव लड़ने की जद्दोजहद? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नियम से बड़ा प्रभावित हूँ कि मैं 14-15 साल उस भजनलाल परिवार से, कुलदीप बिश्नोई से निकल के आया हूँ, जो मात्र एक गिरोह की तरह हैं। जैसे कोई नशे के गिरोह में फंस जाता है या कोई बदमाशों के गिरोह में फंस जाता है, वो पूर्ण रूप से शोषण करने का एक प्लेटफॉर्म है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखा, जिस भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीट एंड क्लीन ट्रैक है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर हैं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ, वो एक डेड ऑनेस्ट पर्सन है, चाहे नरेंद्र भाई मोदी हैं। तो मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे अब कुछ करना है, राजनीतिक क्षेत्र में आके कुछ करना है, बनने की कोई चेष्टा नहीं। और मैं कैपेबल हूँ इस बात के लिए कि मैं हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी के बाजुओं को मजबूती दूंगा। मुझे जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी, मैं बहुत मजबूती से पार्टी के इस ईमानदार ट्रैक को और अधिक मजबूत करने का ये अच्छा पॉलिटिकल भाषण में आप पारंगत हैं, आप इस तरह की चीज़ें आप कहते भी रहे मंचों से, अच्छा भाषण दे लेते हैं, वो बात हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं क्या आप चुनाव की दौड़ में है, टिकट? देखिए, मेरी प्रबल इच्छा है, लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं ईमानदारी पूर्ण संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। पार्टी को कभी भी ये उपयोगी लगेगा कि लोकेश टुटेजा कैपेबल है, बेदाग है, निष्पक्ष है, बेबाक है, जनता के लिए संघर्ष करता है, तो मैं पार्टी के उस निर्णय को स्वीकार करूंगा। अभी हम जैसे बता रहे थे कि काफ़ी लोग भाजपा में जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस चीज़ में आप अपने को देखते हैं कि वो जो क्वालिटी आप में है वो लोगों में नहीं है? कौन सी क्वालिटी? देखिए, खुद ही को कर बुलंद इतना बंदे की खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मुझे भरपूर विश्वास है कि जो लक्ष्य लेकर के मैं राजनीतिक क्षेत्र में चला हूँ, इस हाँसी को दिव्य बनाने के लिए, इस हाँसी को सुंदर बनाने के लिए, इस हाँसी को स्मैक जैसे नशों से मुक्त करने के लिए, इस हाँसी को विकास का नया मार्ग देने के लिए, वो लक्ष्य मैं इस पार्टी में आके अवश्य पूरा करूंगा। विनोद बैना कहते हैं उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे लक्ष्य है, विजन है, बहुत क्लियर विजन है। देखिए, आज मैं उसी पार्टी में आ रहा हूँ जहाँ पूर्व CPS हैं, और मुझे एक राम प्यारे पांडे जी जो संगठन मंत्री होते थे, मेरे आदर्श हैं वो, उनकी एक बात याद आती है कि ये राजनीतिक क्षेत्र कोई सुधार घर तो है नहीं। तो राजनीतिक में मेरे से बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, वो इस सब बातों का आकलन करेंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है। आपने कई बार जिक्र किया कुलदीप बिश्नोई का, तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी वक्त उसको छोड़े हुए भी हो गया, आपने उनको छोड़ दिया था, तो ऐसा क्या इंजेक्शन उन्होंने आपको लगाया कि दर्द आज तक बरकरार है? देखिए, 15 तारीख का इलेक्शन था, और 15 तारीख के इलेक्शन तक मैंने कमिटमेंट किया था कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी, मैं तन मन धन से उसका सहयोगी रहूंगा। उन लोगों से मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था, मेरा कमिटमेंट अपने आप से था। मैंने उस चुनाव में 15 तारीख तक एक टांग पे खड़ा रहा, पूरा जो तन मन धन से मैंने उस चुनाव में काम किया। और 15 तारीख को शाम को 5 बजे मैंने ये बोल दिया था कि मैडम, आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े बाप की पुत्रवधू हैं, मैं तो एक साधारण साधना सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी भावनाओं को आप कहाँ समझ पाएंगे। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता भी अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन जाइए, आप आगे बढ़ें, आज के बाद मेरा आपका कोई कनेक्शन नहीं है। इस कारण मैंने 19 तारीख को वो जीते, मैं उनकी जीत में शामिल नहीं हुआ। और मेरे को हाँसी की जनता पे प्रबल विश्वास रहा सदा, क्योंकि जनता बहुत प्यार करती है, सदा लाड करती है, सदा सानिध्य देती है मुझे। मैं जनता के बीच में रहा, सोशल कार्य मैंने किए। इन दिनों रेणुका बिश्नोई जब भी यदा कदा कभी भूले से हंसी आती है, तो उनके भाषण में एक चीज़ होती है, कुलदीप बिश्नोई अगले मुख्यमंत्री होंगे, हंसी उनका घर है। ये दो चीज़ें उनके भाषण में अक्सर रहती हैं जब कभी वो आती हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं? वक्त बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, नो डाउट। मैं चौधरी भजनलाल जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, सभी को वो साथ लेकर के चलते थे। और मैंने एक बार चंद्रमोहन जी को ये बात कही भी थी कि चौधरी भजनलाल जी बहुत बड़े थे जब हम आपके साथ शामिल हुए, लेकिन इसकी नियति और नीति में खोट था, इसलिए चौधरी भजनलाल जी का नाम पूर्ण रूप से खत्म करने का काम इसने किया है। तो वो वक्त बहला रहे हैं, बहला सकते हैं। भाजपा को अभी आप कहाँ देखते हैं? 2019 का चुनाव, पहले लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 2019 आ चुका है, लोकसभा के चुनाव पहले होंगे, विधानसभा की बारी बाद में आएगी। लोकसभा में आप क्या देखते हैं, भाजपा का सीन कहाँ पाते हैं? लोकसभा में जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 70 साल के इतिहास को बदला है, 350 से पार सीट जीतने की तैयारी है,
क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था बहुत कम सारे लोग थे। आज भारतीय जनता पार्टी घर घर में विराजमान है। घर घर में मेरे जैसे कार्यकर्ता, तो शायद वो शो ना हो, उनका किसी को पता नहीं है, लेकिन घर घर में उनका एक ही उद्देश्य है, मनोहर लाल खट्टर जैसे मुख्यमंत्री को मजबूत करना, जिसने ईमानदारी पूर्वक आज गांव-गांव में गरीब लोगों में नौकरियां दी हैं। जो नौकरियां लाखों रुपए में बिकती थी, आज किसी गांव में भी चले जाएं। मेरे एक निजी मित्र ने कहा कि जो मेरे साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं, टुटेजा जी आपका भतीजा नौकरी लगा है, माफ़ करना, कभी बात करना तो बीजेपी की बात करना और किसी पार्टी की बात मत करना, क्योंकि जहां मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहीं मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन बाकी किसी भी पार्टियों की बात कर लो, या तो कोई परिवार की पार्टी बन के रह गई है, या एक पार्टी है उसके 10 मुखिया। आपका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री इनकी ईमानदारी को लेकर लोग इनको दोबारा से वोट देंगे? 100%। विकास की बात नहीं करते हैं आजकल। देखिए विकास में कमी कहाँ है? हांसी में आप रहते हैं, हांसी राजनीति आप करोगे और करते आए हैं, विकास नजर आता है कहीं? उसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि जो रेणुका बिश्नोई को, नहीं, पहले तो मैं सवाल क्लियर करना चाहूंगा कि विकास कहीं नजर आता है क्या? विकास में ना काफ़ी सारे बैरिकेड्स पैदा हुए हैं, और उस पैदा में जब तक कोई प्रबुद्ध नजर आता कि नहीं आता ये नहीं बताया आपने। नहीं, विकास में बहुत सारी कमियां रही हैं, क्योंकि बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं देती। तो मैं ये कहूँगा कि शायद जो भूमिका निभानी चाहिए थी यहाँ के नेतृत्व को, यहाँ के विधायिका को, वो भूमिका निभाने में असफल रही, तो उस कारण विकास में कमी आई। मतलब जो हांसी पिछड़ा उसकी जिम्मेदार रेणुका बिश्नोई 100%। सिर्फ अपने स्वार्थ के सरकार लिए। या प्रशासन की जब बात करते हैं तो वो नहीं आपके सरकार और प्रशासन में भी कम्युनिकेशन गैप है। नगर परिषद का काम होता है सफाई करना, नगर परिषद शहर बेहद गंदा हो रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है, इसमें किसका दोष मानते हैं? नगर परिषद के भी जो काफ़ी बैरिकेड्स इनके आपसी झगड़े के रहे, जिसमें सरकार में भी एक बाधकता आई। हमने बार बार प्रयास किए, सरकार में एक बैरिकेड्स पैदा हुए विकास के लिए। जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं है, और वो हांसी को आज भी बहुत समय अभी बचा है, बहुत कुछ देना चाहते हैं, ऐसी उनकी मंशा। हम बात कर रहे थे नेताओं की जो भाजपा में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पोल बनते जा रहे हैं। एक पोल अत्तर सैनी का रहेगा, एक पोल विनोद बिहाना का रहेगा, तीसरा पोल आप परसों खड़ा कर देंगे, ये रहेगा। तो ये आपस में कोई सामंजस्य रहेगा या अपना अपना काम की जाएंगे? देखिए, अच्छे काम के लिए कोई भी साथ आए उसका स्वागत है, और सामंजस्य की बात है तो सामंजस्य क्यों नहीं रहेगा? पार्टी को मजबूत करने के लिए हम बहुत मजबूत सामंजस्य स्थापित करेंगे। क्योंकि जब विनोद बिहाना सीपीएस थे तब उनके खिलाफ भी आपकी काफ़ी बयानबाजी रही थी, क्योंकि अब दोनों एक ही पार्टी में आ गए हैं, तो वो सब आप भुला देंगे चीज़ें? देखिए, उनके कार्यकाल का सारे शहर को पता है। उनके कार्यकाल को उन्होंने किस तरह से पूरा किया वो भी सारे शहर को पता है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं एक पॉजिटिव ट्रैक का व्यक्ति हूँ। मैं खुद कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, संजोया है। मैं आज उनकी कमियां निकाल करके शायद अपनी ऊर्जा को, आप ये कहना चाह रहे हैं कमियां बहुत है लेकिन आप निकालेंगे नहीं? वो तो सबको पता है जी, बच्चे को पता, बच्चे को पता है। मैं गाँव में जाता हूँ तो मेरे से कई बार गांव के लोग लाड में कहते हैं, टुटेजा जी आप आओगे तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, फलाना आदमी नहीं आना चाहिए, फलाना नहीं आना। तो उनके अपने कर्म है ना, जो उन्होंने किए हैं वो तो भुगतेंगे। मैं करूंगा तो मैं भुगतूंगा। राजनीति में जब आप रहे, कुलदीप का दामन हाथ थामा, आपने उनके साथ रहे, उनके लिए काम किया, तब शिद्दत के साथ काम किया, फिर आप थोड़े मुखर हुए तो आप बीच में अध्यात्म में भी गए, आर्ट ऑफ लिविंग से भी आप अच्छे खासे जुड़े रहे, मुझे यहाँ तक जानकारी है। वहाँ से क्या एनर्जी लेके आए आप? देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग से यही एनर्जी लेके आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग में ये कहा कि जो तुम बनना चाहते हो ज़रूरी नहीं है वो बने, जो ईश्वर तुम्हारे को बनाना चाहता है वो निश्चित है वो तुम बनेंगे। इसलिए मैं राजनीतिक, एक बार मेरे जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आया कि मैंने कहा कि मैं छोड़ूंगा राजनीति, ये अब मेरे बस की बात नहीं है। और फिर एक महाराज जी ने मेरे को, गुरु जी ने कहा कि बेटे फिर क्या इरादा है? तो मैंने कहा मैं तो ईश्वर के उसमें जाऊंगा, सानिध्य में जाऊंगा, सिमरन में जाऊंगा। वो कहने लगे वहाँ भी मन नहीं लगना आपका, वहाँ भी आप बोर हो जाओगे, फिर क्या करोगे? आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, इसको पूरा करें, यही अध्यात्म है। तो उस दिन से मैंने फिर संकल्प लिया। कितनी बार गिरा हूँ, कितनी बार लचक आई है, फिसला हूँ, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है।
काफ़ी दिन से आपकी तैयारी चल रही थी किसी पार्टी को ज्वाइन करने की, शायद विचार कहीं और से भी आए होंगे, तो ये समय इतना क्यों लगा आपको यहाँ आते आते? देखिए, सभी लोगों के प्रपोजल मेरे पास आए। सभी लोगों ने मुझे चेक करने की भी कोशिश की कि शायद लोकेश टुटेजा किसी प्रलोभन में रुकने वाला व्यक्ति है या किसी पद और सत्ता की चाह में रुकने वाला व्यक्ति है। लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई सत्ता की चाह में नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरी इस हाँसी को दिव्य बनाने आया हूँ। मेरे मन का संकल्प है राजनीतिक क्षेत्र में रह करके घर घर का व्यक्ति जो है योग करे, ध्यान करे, मेडिटेशन करे और कमिटमेंट करे, अपने भीतरी शक्ति को जगा कर। यही है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ वोट के लिए आता है, चुनाव के लिए आता है, राजनीतिक क्षेत्र में आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी लुभावने वायदे किए जाते हैं। आपसे पहले भी जो आए उन्होंने भी किए। रेणुका बिश्नोई भी बहुत से वायदे करके गई थी और लोगों ने बड़ा विश्वास भी किया, वोट भी खूब दे दिया, जबकि वो बाहर से आई थी, आके चली गई, लौट के नहीं आई। तो आप भी वायदे कर रहे हैं, तो कैसे विश्वास करें लोग कि आप वो कर पाएंगे अगर मौका मिलता है? देखिए, मेरे गुरुजी ने मुझे एक लाइन बोली जो मैं अप्लाई करता हूँ कि कभी सफाई मत देना, लेकिन फिर भी आपका सवाल है। मैंने अपनी, अगर मैं हाँसी, पार्टी ने मुझे कोई इस लेवल पे जिम्मेवारी दी तो एक तो बहुत स्पष्ट मैंने घोषणा पहले भी किया कि मैं पूरी अपनी जो पे है वो भी डोनेट करूँगा सामाजिक कार्यों में। ये मेरी घोषणा है, इस वीडियो में संभाल के आप रख लेना। दूसरा, मेरा मकसद अब कुछ करने का है राजनीतिक क्षेत्र में, बनने की चाह मैंने छोड़ दी। और मैं मोदी जी का इस बात का इसलिए भी फैन हूँ, शिक्षक दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7वीं क्लास के एक बिटिया ने मोदी जी से क्वेश्चन किया था कि क्या आप राजनीति में प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे। मैं खाना खा रहा था उस वक्त, मेरे हाथ में ऐसे खाना रुक गया, तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा करके कहा, नहीं, मैं कुछ करने आया था और करते करते कुछ बन गया तो बन गया। मैं उनको प्रेरणा मान करके आज उसी बेस पे चल रहा हूँ कि मुझे आकर के कुछ करना है। इस दूषित, भ्रष्ट और गंदी राजनीति में मुझे निखार लाना है, अच्छे लोगों को राजनीति से जोड़ना है। जो बुरी संगति के लोग हैं, जो अब पूर्व में फिर बातों में बात आती है, क्या विधायक ऐसा नहीं होना चाहिए जब रेस्ट हाउस में बुकियां चलें। अतीत गवाह है, हरियाणा का कोई रेस्ट हाउस ऐसा नहीं था अतीत में जब वहाँ क्रिकेट की बुकियां चलाई जाती थी। क्या यही राजनीति है? ऐसी राजनीति से मैं पूर्ण रूप से हेट करता हूँ। ये कब और कहाँ चलाई जाती थी? ये आप इसके बारे में पूरा डाटा मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। और भी बैड एलिमेंट, जितने सारे नशे बिकते हैं उनको राजनीतिक लोगों का सानिध्य, जितने सारे दलाल थाने के आसपास घूमते हैं उनको राजनीतिक का सानिध्य, तो मैं इसको अंदर से ही पसंद नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि अगर SHO हो, DSP हो, SP हो, वो पूर्ण रूप से योगी हो, वो सुबह 2 घंटे योग, ध्यान, मेडिटेशन करके न्यायाधीश, योगी न्यायाधीश होता है। जो अंदर से अपने आप से जुड़ करके आगे बढ़ेगा वो न्याय भी करेगा, और जनता को न्याय के लिए हम आगे हैं। तो क्या ये जो आपने बातें बताई है, ये होना चाहिए, ये ऐसा हो तो अच्छा हो, तो ये क्या संभव है? ये 100% संभव है, हमारे कमिटमेंट के ऊपर है। जब हम इसकी क्लास आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, शहर में 20,000 लोगों को हमने लगभग कोर्स असिस्ट किए, घर घर जाके अभी वेलनेस कार्यक्रम चले, हमारी बहन ज्योति खान ने चलाए। कल ही मुझे एक मैसेज आया कि मेरा तो जीवन ही बदल गया, मैंने तो इस कोर्स को किया तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लग गया। तो इस तरह से हम जो है बीजेपी में भी हम लोगों को ये अवेयरनेस देंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग देंगे। मैं तो हरियाणा जनहित कांग्रेस में भी मेरे ऊपर ट्रेनिंग का कार्यभार था, और मुझे आज याद आता है कि उस वक्त कुलदीप बिश्नोई जी ने 1 हफ्ता कंटिन्यू फ़ोन नहीं उठाए थे मेरे। आपने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग उन्होंने ले ली, ट्रेनिंग दे के टीचर को बाहर का रास्ता कर दिया, या फिर आप बाहर निकल आए? मैं बताता हूँ। कुलदीप बिश्नोई भजनलाल का बेटा है, लेकिन उसका जो दिमाग है ना वो बहुत संकुचित है। बांटने वाला सदा बढ़ता है और जो संकुचित होता है ना वो खत्म होता है। कुलदीप बिश्नोई की इसी मानसिकता ने इसको खत्म कर दिया, नहीं तो ये व्यक्ति नेचुरल है, अपनी बाप की पीढ़ी को आगे चलाता। पिछले दिनों हिसार में नगर निगम के चुनाव थे, गौतम सरदाना आपकी पार्टी ने ले लिया और उनको टिकट दे दी, जीत गए। वहीं पे रेणुका बिश्नोई ने या कुलदीप परिवार ने, जिंदल परिवार ने मिलके सपोर्ट किया था हनुमान एरन की पत्नी का, हार गई। कैसे देखते हैं तो उनका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, गौतम सरदाना को मैं पिछले 20 वर्षों से जानता हूँ। वो एक सच्चा संघर्षशील व्यक्ति है और सच्चाई के रास्ते में ये बाधाएं बन करके आए,
क्योंकि ये बड़े घराने थे, बहुत ज़्यादा पैसा था इनके पास। लोगों ने इनको नकार दिया क्योंकि ये भी विरोध हो रहा है कि इन्होंने एक पंजाबी कैंडिडेट का विरोध किया, तो आने वाले दिनों में हो सकता है पंजाबी लोग भी इनका विरोध करें, क्योंकि अक्सर ये पिछले चुनावों में पंजाबी बिरादरी से वोट की दुहाई करते रहे हैं। देखिए, नो डाउट चौधरी भजनलाल जी आज स्वर्ग में हैं, पूरा पंजाबी तबका उनके साथ था और उस समय ये लोग इस तरह की कास्टिज्म की राजनीति मिलकर के करते थे, दो परिवार हरियाणा में। लेकिन जब से माननीय मनोहर लाल जी खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ईमानदार निष्पक्ष मुख्यमंत्री बने, तो पंजाबी कम्युनिटी को लगा कि अब हमारा कोई राखा आ गया है, अब हमें कोई संभालने वाला आ गया है, तो वो सारा मनोहर लाल जी की तरफ मूव कर गया। उसका मैं भी एक साफ आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ कि जब मुझे मेरे ही समाज का, मेरे ही कुल का एक निष्पक्ष मुख्यमंत्री, जिसमें ना जातिवाद है, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी तो जाति पाति करती नहीं। आप सीएम को पंजाबी कम्युनिटी से बांध रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका स्लोगन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अपना मारेगा ना तो भी छाया में गेड़ेगा। तो उनसे हमें एक अपेक्षा तो है ना कि हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, तो हमारा आदमी बैठा है। मेरा सवाल आपसे ये था कि रेणुका ने विरोध किया पंजाबी कैंडिडेट का हिसार में गौतम सरदाना के, अगले चुनाव में क्या असर मिलेगा इसका? देखिए, मुझे तो बड़ा स्पष्ट सा लगता है कि अब की बार इस जो एक परिवार का राजनीतिक रूप से अंत हो जाएगा। ये आदमपुर भी हारेंगे, हांसी की तो स्थिति आपके सामने ही है। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत की, आपके सुनहरे भविष्य की हम कामना करते हैं और आपका संघर्ष का जो जीवन है, संघर्ष आप करते रहें और ऊंचाइयों को छुएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जिस इच्छा के साथ आप आए हैं, और शायद इच्छा की आपकी सुनवाई भी होगी इस पार्टी में, आपको भी कॉन्फिडेंस, और हमें भी लगता है कि आपकी मेहनत को यहाँ सराहा जाएगा। आपके भी अगर कोई विचार हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर कमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो डॉक्टर लवकेश टुटेजा इसका जवाब देंगे। आप इस नंबर पर सवाल डाल सकते हैं।